So let's start with the chapter 10, the end of colonialism and the Cold War. So in this chapter, we basically study how the colonies get independence after the Second World War and what are the factors which contributed to it. Next is the development of another faction of war that is known as Cold War. It's not an actual war, but it's a developmental war, industrial war कह सकते हैं उसको, ठीक है. So आप देख सकते हैं many aspects of the country and the world are started to gain freedom, especially in the continents of Asia and Africa. Indonesia gained freedom in 1945, India and Pakistan 1947, Burma, Myanmar, Sri Lanka, Sri Lanka 1948, and several other countries. China became an independent republic following the communist revolution in 1949. ठीक है ना, उससे पहले क्या था, डेमोक्रेटिक था, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में चला आया. At the same time, the eastern countries such as Korea and Philippines also get independence. साउथ कोरिया जो है नॉर्थ मतलब कोरिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, है ना. इसके अलावा क्या होता है, तो वर्ल्ड मैप जो 1940 और 1980 के बीच में बदल जाता है. सब पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ डी कॉलोनाइजेशन, इसको याद रखिए. द प्रोसेस दैट एंडेड कॉलोनियल रूल एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इज इन डिफरेंट कंट्रीज नॉन एज डी कॉलोनाइजेशन. सिंपल सा मतलब है. देखिए इसमें इसका कारण क्या था. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या होते हैं, उसके क्या कारण से वो क्या हुए कॉलोनी बने, है ना. व्हाट इज़ द रीजन्स वाई कॉलोनिज्म इज़ फॉलोड, व्हाट इज़ द रीज़न हाउ कॉलोनिज्म इज़ डन. ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए. इसको एक्सपेक्ट बोल सकते हो, प्रोसेस ऑफ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रोसेस ऑफ, ये लो प्रोसेस ऑफ. अब इसके फैक्टर देखिए. पहला फैक्टर यहाँ पर दिया ऑलरेडी, द पॉलिटिकल पावर इन कॉलोनीज ले इन द हैंड्स ऑफ इम्पेरियलिस्टिक पावर सच एज ब्रिटेन. दूसरा क्या है, कॉलोनीज आर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड फॉर रॉ मटेरियल्स वेयर प्रोक्योर्ड चीप फ्रॉम देम, है ना. चीप तक रॉ मटेरियल निकाल लिया जाएगा और उसको यूरोपियन फैक्ट्री से प्रोसेस किया जाएगा, फिनिश गुड बनाया जाएगा, इंटर मार्केट बेचा जाएगा. ठीक है, और उसके अलावा लोगों के ऊपर हेवी टैक्स लगाया जाएगा टू जनरेट द वॉल्यूम ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स. तीसरा क्या है, पीपल इन द कॉलोनीज आर इंडोक्ट्रिनेटेड टू सी देमसेल्व्स अनसिविलाइज्ड. उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि आप कैसे अनसिविलाइज्ड हो, विद द यूरोपियन नेशंस बीइंग द मैसेंजर ऑफ सिविलाइजेशन. और यूरोपियन कंट्रीज में हमेशा नए कंट्रीज में कैसे घुसे, आज सूट वूट पहन के सरप्राइजिंग उनको सिविलाइज्ड कहा गया. ठीक है, दे वर मेड टू डू दैट देयर वेलबींग इज ले इन द इंटरनलाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग यूरोपियन कल्चर एंड थिंकिंग. उनको ये विश्वास दिला दिया गया कि आपका पूरा ध्यान केवल उसको अपनाने में है जो बाहर से लोग आए हैं. जैसे आपको बताया था, कोलगेट का मैंने एग्जांपल आपको दिया था. जब 1901 में ब्रिटिश बाहर से आते हैं तो उस हमारे लोग बाग कोल और चारकोल और साल्ट से दांत घिसा करते थे, दातुन वगैरह किया करते थे. उन्होंने कहा कोलगेट अब नहीं है, तो लोगों के लिए वो नया था. इसके अलावा हम जानते हैं, इसके अलावा क्या जानते हैं हम, कि जो लोग बाग हैं वहाँ पे देख रहे थे, वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग कैसे थे, और हाँ वे लोग कैसे थे, जो लोग थे वहाँ पे वे लोग कैसे थे. वे लोग भी अपने सरप्राइजिंग सेक्शन को पाना चाहते थे, सरप्राइज वे में रहना चाहते थे और सभी नई चीज़ को अपनाना चाहते थे. खासकर कौन लोग, जो राजा महाराजा लोग थे. ठीक है ना. सो इससे क्या होता है, जो राजा महाराजा लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको आसानी से अपना लिया. जो राजा अपना कुछ और जो जनता अपनाएगी तो उनको मैंने नया लगा. अब 2015 में क्या हो गया, कोलगेट में चारकोल भी आ गया और नॉन सॉल्ट भी आ गया. इस तरह से क्या नई चीज़ को उन्होंने अपना लिया. देखिए, colonialism could only end after the people of the colonies were able to achieve political and economical freedom and gain self-respect by liberating themselves culturally and religiously. So यहाँ पर क्वेश्चन आएगा हाउ टू, ठीक है. सो इसको देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था, इसका आंसर ही होगा ये 2 लाइन. इसको एक ही बार भेजा गया है ना. दिखता है क्या है, ये क्वेश्चन एक ही बार आया है. ब्रिटेन, हाँ देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पोर्तुगल एंड जापान वे आर डोमिनेंट इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज दैट एस्टैब्लिश्ड इन कॉलोनीज इन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका. इसके हमने पढ़ा भी है कि नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका के लोगों ने इम्पेरियलिस्ट मास्टर से अपना फ्रीडम 18th सेंचुरी में ले लिया और 19th सेंचुरी बिगिनिंग में ले लिया. इस चैप्टर में क्या हम किसके बारे में बात करेंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होते हैं 1901 से 1999 तक कौन कौन आज़ाद होते हैं. ठीक है, अब देखिए, रीजन्स फॉर द डीकोलोनाइजेशन इन 20th सेंचुरी.
इसका रीज़न यहाँ से वहाँ तक दिया हुआ है, मैंने 7 पॉइंट में इसको मार्क किया, इसको आप सेम टू सेम मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के लिए आएगा आपके एग्जाम में 100%। पहला है द ओल्ड एम्पायर सिपोरिंग कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक क्रिपल्ड। देखिए सब इकोनॉमिकली क्रिपल्ड हो चुके थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आया था, स्पेशली फ्रांस और ब्रिटेन, जापान बहुत मुश्किल से वॉर में बचे हुए थे। दिस कंट्री हैड टू सीक सपोर्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू बिल्ड देयर शार्टेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें देखिए यूएसए और यूएसआर क्या होते हैं, टू मोस्ट पॉलिटिकल पावरफुल कंट्रीज से इमर्ज करते हैं, टू सुपर ब्लॉक बन जाते हैं। पहले क्या था, यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन था, ये बाद में यूएसएसआर भी खुद बना लेता है। ठीक है, दे बोथ अपोज द कॉलोनिज्म एंड वांटेड द कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस। अब इन दोनों को ये परचम इससे लड़ाना था क्योंकि इनको क्या चाहिए था, रिसोर्स का गेन चाहिए था। दूसरे कंट्रीज़ को वे लोन दे करके, इन्वेस्टमेंट दे करके और उसके रॉस में से कंट्रोल करके क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द वॉर हैड वन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द कॉलोनीज। वॉर के पास वॉर का एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट छोड़ता है कॉलोनीज में लोगों का। देखिए बिफोर द वॉर कॉलोनीज लाइक इंडिया वे इकोनॉमिकली इंडेप्ट इन ब्रिटेन, और ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटेन टुक ह्यूज लोन्स फ्रॉम इट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट टू सस्टेन इट्स वॉर एफर्ट। तो ब्रिटेन अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट से भयंकर लोन लिया, वहाँ के लोगों को भी लिया। इससे क्या होता है, कॉस्ट रिटेनिंग इंडिया कॉलोनी आफ्टर द वॉर बिकम टू हाई फॉर द ब्रिटिश एग्री टू बियर। ठीक है ना, हमसे लोन लिया। अब सेकंड देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ से देखते रहिए, दिस इम्पलिस पावर कंट्रीज कुड नो लॉन्गर रिफ्यूज टू ग्रांट फ्रीडम टू देयर कॉलोनीज आफ्टर द वॉर, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लालच दे करके उनको कॉलोनीज को वॉर में लड़वाया होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ है, देयर वेयर आर्म्ड इंसर्शंस इन मनी कॉलोनीज। ठीक है, इन इंडिया में भी colonial army and police began to side with the nationalists and the colonial rulers that old methods controlling the ruling and their colonies are no longer effective। ठीक है, इस तरीके से चौथा पॉइंट बन गया। पांचवा देखिए, वीकेंड बाय यूरोपियन वॉर कंट्रीज आर नो लॉन्गर टू बेयर इकोनॉमिक बर्डन ऑफ रिटेनिंग देयर कॉलोनीज। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए, द इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज ऑल्सो वांटेड टू इंश्योर दैट द कॉलोनीज अडॉप्टेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज दैट प्रोटेक्टेड देयर ओन इंटरेस्ट। इसके अलावा ये भी चाहते थे कि जो कॉलोनी जो है इंडिपेंडेंस पाए वे उन्हीं के इंटरेस्ट में पाए, क्योंकि वो जो जिनको उन्होंने नर्चर किया है, जो हायर क्लास उन्होंने नर्चर किया है, जो पहले से पावर में थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्हीं के बच्चे आगे जा रहे थे, है ना। शुरू में वो लोग जो है आज़ादी का फ़ायदा उठाने वाले, मतलब आज़ादी का सफल दिखाने वाले लोग, वही लोग पैसा को उन्हीं के पास था, तो उन्हीं लोगों को लोग क्या करना चाहते थे, पावर देना चाहते थे। ठीक है, ताकि वे अपने कॉलोनीज को एडमिनिस्टर कर सकें। दिस क्लासेज इंक्लूड लोकल किंग्स, लैंड ओनर्स, वेल्थी मर्चेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब सेवन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, Soviet Russia began extending support to political parties in the colonies that followed communist and socialistic ideologies and wanted to usher its fundamental social change through a people revolution। समझे, इसमें क्या देखिए, these parties sought to establish the rule of the peasants and workers for ousting the upper class of Maharaja, Nawabs and landowners capitalists। इस तरीके से क्या होता है, जैसे सोवियत रेवोल्यूशन ने पढ़ा था जिसमें पेजेंट्स, जो पहले के पेजेंट्स थे वो बाद के राजाओं को गुलाम बना लेते हैं, तो वैसी स्थिति यहाँ पर पैदा करने जा रहे थे लोग बाग। ठीक है, देखिए ये सेवन रीजन आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। किस तरीके से दो पावर ब्लॉक एमर्ज हुए, है ना। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई इज द रीजन द टू पावर ब्लॉक्स एमर्जेस, लिख लीजिए क्वेश्चन। इसका दो आंसर है, देखिए यहाँ पर पहला है, countries of the world were divided into two power blocks, one block comprised the USSR and its allied countries, another block is USA। इसका कारण क्या है, strengthened the blocks by helping colonies in independence, at the same time it extended support to political parties bearing revolutionary movements in China, Vietnam, Korea and other countries। ठीक है।